नमस्कार दोस्तों। आज हम सभी झारखंड वासियों के लिए आज की सुबह जो है बहुत दुखद रही। आज हमारे आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी अब हमारे बीच नहीं रहे। हम उनके परिवार के प्रति इस दुख की घड़ी में अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है मरकजी अंजुमन इत्तेहादुल अंसार, जिसको जो है कि इस एक कमेटी है जिसका जो है अभी हाल ही में चुनाव होने की बात जो है सामने आ रही है। और इस कमेटी में लगभग 205 अंजुमन है। क्या सिस्टम से चुनाव होगा, क्या ये कमेटी है, इस सब चीज़ के बारे में पूरी तरीके से पूर्ण जानकारी जो होती है हम लोग शमशेर आलम जी से जानेंगे। शमशेर जी, बहुत सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो कमेटी है इसके बारे में सबसे पहले बताइए कि किस तरह का चुनाव होने वाला है, क्या कमेटी है ये? सबसे पहले तो मैं हमारे झारखंड के जनक दिशम गुरु शिबू सोरेन जी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, क्योंकि आज जो झारखंड राज्य के जो जनक थे आज वो हमारे बीच नहीं रहे, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। जी देखिए, आज मैंने अपना नॉमिनेशन का आज फॉर्म खरीदा। सेक्रेटरी पद के लिए मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इलेक्शन कमेटी के सभी मेंबरों का, जिन्होंने एक सार्थक सोच के साथ, एक ऊर्जा के साथ आज इलेक्शन का डेट उन्होंने तय कर दिया। धीरे धीरे उस पर प्रोसीडिंग्स हो रही है। जब आज मैं फॉर्म लेने के लिए गया तो मैंने उनसे बोला कि मुझे वोटर लिस्ट दिया जाए, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि देखिए, हम सभी लोगों के लिए पारदर्शी हैं। आज से 4 दिन यानी कि 8 तारीख तक अभी नॉमिनेशन का फॉर्म बटेगा। हम आपको आज ये सब चीज नहीं देंगे। जिस दिन आप लोग को स्क्रूटनी करके जब आप लोग को सिंबल दिया जाएगा, उस दिन हम लोग आप लोगों को सब वोटर लिस्ट देंगे, ताकि सबके लिए समान अवसर रहेगा, सब लोग एक साथ अपना चुनाव प्रचार शुरू कर सकेंगे। अच्छा, ये जो चुनाव होने वाला है, ये मतलब पूरे संवैधानिक तरीके से ही चुनाव संपन्न होगा? जी। तो इसमें 205 अंजुमन है? जी, ऐसा मुझे भी पता चला है कि इसमें तो 10 प्रखंड के अंतर्गत 205 अंजुमन के लोग जो है वो चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। और जानकारी ये भी कि शायद इसमें 3 जिला है, हजारीबाग, बोकारो और रामगढ़। जी, हजारीबाग के 2 प्रखंड है इसमें, चुरचू प्रखंड और डाड़ी प्रखंड, और बोकारो का गोमिया प्रखंड का कुछ पार्ट जो है वो है उसमें, और बाकी रामगढ़ जो है वो पूरा कंप्लीट है। अच्छा, आज आप जो है नॉमिनेशन फॉर्म ले लिए हैं? जी। नॉमिनेशन की क्या प्रक्रिया है, कब तक इसका डेट है? जी, अभी 8 तारीख तक तो नॉमिनेशन फॉर्म बटेगा, फिर 9 से वो लोग शायद नॉमिनेशन नामांकन कराने के लिए लोग जाएंगे, अपना अपना फॉर्म का सबमिशन करेंगे। इसके बारे में जैसे सुन रहे थे, इस जो चुनाव होने वाला है, जो लोग अभी प्रत्याशी हैं या प्रत्याशी बनेंगे फॉर्म खरीद करके, मतलब कि कुछ ग्रुप है या सोशल मीडिया के तरफ से पता चला था कि लोग जो है अपने फॉर्म को लेकर के बहुत तरह की बातें कह रहे थे कि भाई, हम अगर बनते हैं अध्यक्ष, सचिव या जो भी पद है, तो अपने कौम को बढ़ावा देने का काम करेंगे। तो आपके कौम में सबसे बड़ी कमी जो है वो शिक्षा की है। आप इस चीज पे, अगर आप नॉमिनेशन करते हैं, आप जीत जाते हैं, आप इस चीज पे कैसे काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इसमें सभी 205 अंजुमन के सदर सेक्रेटरी, वहाँ के खजांची, साथ ही साथ वहाँ की जो कमेटी है, उनका एक बहुत बड़ा रोल रहेगा इसमें। क्योंकि मेरा जो विचार है कि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम लड़ेंगे नहीं। तो मैं वहाँ के अंजुमन कमेटी से 5वां क्लास से लेकर के जो लोग ग्रेजुएशन तक के लेवल में है, मैं उनका पूरा डाटा मैं उनसे लूंगा, और उसके बाद हर एक अंजुमन में हर महीने, आज चुनाव संपन्न होने के 3 महीने के बाद से प्रत्येक अंजुमन में बड़ा से स्टार्ट होगा, जहां पर स्टूडेंट की संख्या सबसे ज्यादा होगी, वहां पर हम लोग लाइब्रेरी का सेटअप करेंगे, और साथ ही साथ वहां एक डिजिटल क्लासरूम भी हम लोग लगाने का काम करेंगे। और जैसे मान के चलिए कि 6ठे क्लास में जो है सैनिक स्कूल में एडमिशन होता है, नवोदय विद्यालय में एडमिशन होता है,
उसके बाद आपका नेतरहाट स्कूल में एडमिशन होता है, हजारीबाग के इंदिरा गांधी में बालिकाओं का एडमिशन होता है। तो हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से या वहाँ टीचर प्रोवाइड करके हम लोग उनको शिक्षा देने का काम करेंगे। जो हमारे 10th क्लास के बच्चे रहेंगे उनको वहाँ मुफ्त में कोचिंग की सुविधा प्राप्त होगी। जो 12th क्लास के बच्चे होंगे उनको इंटरमीडिएट के टाइम में मुफ्त में कोचिंग की सुविधा प्राप्त होगी। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराना चाह रहे हैं हम लोग उनके लिए भी वहाँ पर कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध करवाएंगे। और हर महीना, जैसे इस महीने में यदि हम लोगों ने एक अंजुमन में किया तो दूसरे महीने में दूसरे अंजुमन में जाकर के हम लोग एक लाइब्रेरी का सेटअप करेंगे और एक डिजिटल क्लास वहाँ हम लोग बनाने का काम करेंगे। आपने शिक्षा पे बात की, लेकिन बेसिक नीड में अगर देखा जाए तो रोजगार भी बहुत अहम चीज होता है। जी, उस चीज के लिए आप क्या कीजिएगा? देखिए रोजगार का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ नौकरी, हम लोग स्वरोजगार की अब बात करें, क्योंकि ये आपको भी पता है, मुझे भी पता, और मैं कोई नेता नहीं हूँ कि मैं बोलूंगा कि हम सबको नौकरी लगवा देंगे। हम लोग स्वरोजगार पर बात करेंगे। इसमें भी हमारे कमिटी 205 अंजुमन के कमेटी के सदर, सेक्रेटरी, खजांची और वहाँ की टीम से हम लोग पूछेंगे, उनसे हमको ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन कौन से लोग हैं जो टेक्निकल पढ़ाई पढ़ चुके हैं, कितने हमारे बच्चे हैं या कितनी हमारी बच्चियां हैं जिन्होंने अलग अलग प्रोफेशन का कोर्स किया है, जो प्रोफेशनल स्टडीज है। साथ ही साथ तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए जो प्रधानमंत्री रोजगार का जो कार्यक्रम है, अल्पसंख्यक विभाग का जो रोजगार का कार्यक्रम है, जैसे मान लीजिए जो हमारे यहाँ कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई फिटर है, कोई इंजन का काम को सीख गया है, हमारी महिलाएं जो है वो कोई सिलाई कढ़ाई का कोर्स की है, किसी ने ब्यूटिशियन का यदि कोर्स किया है, तो हम लोग पूरी टीम के साथ उनको अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, जिला कल्याण विभाग से हम लोग उनको ऋण मुहैया कराने में हम लोग उनको सुविधा देंगे। और जो लोग जैसे हमारी माताएं बहनें हैं जो गांव में, तो प्रखंड स्तर पर जैसे मान लीजिए कि अभी आप डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं, गोट फार्मिंग कर सकते हैं, बकरी पालन, आप पोल्ट्री फार्म का बिजनेस कर सकते हैं, आप मछली पालन का व्यापार कर सकते हैं, आप मशरूम उत्पादन का आप काम कर सकते हैं, आप खेती पर आप काम कर सकते हैं। मतलब स्वरोजगार से लोगों को हम लोग जोड़ने का काम करेंगे ताकि उनका जो आय है वो बढ़े। अब अगला सवाल आपसे ये करते हैं कि जैसे आप तो आप कैंडिडेट हैं, तो आप क्या मतलब कि आपका शेड्यूल क्या होगा, किस टाइप से जो है आप अपना प्रचार प्रसार कीजिएगा? देखिए शेड्यूल क्या है, सभी लोगों से, अंजुमन के लोगों से जा करके मिलेंगे हम लोग और मिल करके अंजुमन के साथ हम लोग बैठेंगे। देखिए सबसे बड़ी जो समस्या आज के डेट में, आज आप किसी भी अंजुमन को आप उठा करके देख लीजिए, आप देखेंगे कि हमारे अंजुमन में छोटे से बड़ा तक बहुत सारा अंजुमन है। आप अगर देखेंगे उसमें तो हाँ, मेरा सवाल भी यही होने वाला था कि अंजुमन वाइज अगर आप जीतते हैं तो प्रत्येक अंजुमन में आप ऐसा क्या चेंज करने का जो है कुछ मेंटलिटी अपने दिमाग में रखे हुए हैं कि हाँ भाई इस चीज को हमको चेंज करना है? क्योंकि बहुत से ऐसे भी अंजुमन होंगे आपके जो कमिटी है उसमें कि भाई बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र में है जहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है, उसमें आप अलग से क्या प्रयास करने वाले हैं? देखिए जैसे दिन के साथ रात होता है, जैसे सुख के साथ दुख है, जैसे समस्या के साथ समाधान भी। हम लोग समाधान की तरफ कभी जाना नहीं चाहते। आज का जो दौर है, आज मान लीजिए किसी भी आप छोटे से छोटे गांव में आप चले जाइए तो आप वहां देखेंगे कि वहां हमारे अंजुमन का कब्रिस्तान है, आप देखेंगे वहां हमारे अंजुमन का मदरसा है, हमारे अंजुमन की मस्जिदें हैं, या हमारे अंजुमन का ईदगाह है, जो जगह खाली रहती है। अभी के डेट में क्या है कि बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिनको हम यदि लगाएंगे तो एक समय के बाद वो अच्छे दामों पर बिकती है। अभी जो वुडन फर्नीचर बनाने के लिए अगर कोई सबसे महंगी लकड़ी आती है तो वो आती है सागवान की, और सागवान झारखंड में लगने का बड़ा उपयुक्त यहाँ का जलवायु है, यहाँ की मिट्टी भी उसी प्रकार की है। सही बात है। मेरा सबसे पहला प्रयास रहेगा कि जब मैं चुनाव जीत करके आऊंगा तो सबसे पहले सितंबर के फर्स्ट वीक से दिसंबर के लास्ट वीक तक सबसे पहले मैं ये 205 अंजुमन में पहले प्लांटेशन का काम करूंगा, सागवान का पेड़ लगवाऊंगा। जिसका जितना लंबा चौड़ा लैंड हमको दिखेगा वहां पर हम लोग कहीं 50 पेड़ लगाएंगे, कहीं 60 पेड़ लगाएंगे, कहीं 100 पेड़ भी लगाएंगे, ताकि 10 साल के बाद जब वो पेड़ बड़ा हो जाए तो एक एक पेड़ की कीमत हमको लगता है 1-1 लाख से ऊपर रहती है। और इसी चीज को हम लोग हर साल इन प्रोसेस करेंगे। अभी हमने मान लीजिए 50-60 पेड़ लगा दिया 10 साल के लिए, फिर अगले साल फिर हम लोग 10 या 15 पेड़ लगाएंगे, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे ताकि हमारे अंजुमन की बात कर रहे हैं जहाँ पे वैसा जगह हो मुहैया। हाँ, ताकि जो अंजुमन की जो डिपेंडेबिलिटी है
वो कम हो, लोगों से हम लोग जो पैसा वगैरह जो भराने का जो काम करते हैं वो हम्म। डिपेंडेबिलिटी कम हो, हम्म। कल उनके पास एसेट आए। हम्म। हमारे पास जगह अगर कोई बोलेगा कि नहीं है तो पॉसिबिलिटीज नहीं है। हमारे हर अंजुमन का अपना एक कब्रिस्तान होता है, कहीं जगह नहीं है तो कब्रिस्तान में जरूर जगह है हम्म। जहां हम लोग प्लांटेशन कर सकते हैं। अब आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, आम चुनाव होता है या विधानसभा का चुनाव होता है, नेता लोग मंच पे बड़े-बड़े वादे करते हैं, भाषण हम्म, देते हैं, पब्लिक उनको सुनती भी है, सोचती है कि भाई चुनाव के बाद जो है कि हमारे कैंडिडेट जीत के आएंगे तो करेंगे विकास का काम जो बोल रहे हैं। जी आप भी तो वही सब वादा कर रहे हैं, आप कुछ अलग कैसे करके दिखाइएगा। देखिए, अभी तक आपने मेरी बातों को सुना कि मुझे ये करना है। हम्म। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको करेंगे कैसे। हम्म। देखिए, आप बेसिकली आप किसी भी हमारे अंजुमन में आप चले जाइए, हम्म। हमारा अंजुमन में एक इमाम साहब होते हैं, हम्म। एक मोहसिन मौजिन साहब। साहब होते हैं। हम्म। अगर कहीं मदरसा है तो वहां पर टीचर्स वगैरह भी होते हैं, आलिम वगैरह भी होते हैं। हम्म। उनके लिए हमारे गांव के लोग 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया चंदा जरूर देते हैं। हाँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग जब चुन करके जब आएंगे हम्म। तो मैं आपको मुफ्त की बातें नहीं कर रहा हूँ, हम्म। मैं अपने विजन की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे 30 रुपए लूंगा। हम्म। मैं मेरे हर एक अंजुमन के घरों से मैं 30 रुपया डिमांड करूंगा कि आप लोग अच्छी शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए आप लोग हम लोग को 30 रुपया दीजिए, मंथली। मंथली 30 रुपया। हम्म। जब वो 30 रुपया देंगे हम्म। तो आज के डेट में हर अंजुमन में अप्रोक्स अगर आप देखें तो 100 घर है, हम्म। कमो बेसी देखे कहीं 1000 भी है तो कहीं 50 भी है, हाँ। लेकिन 100 घर है। हम्म। अगर आप 30 रुपया अगर आप हमें देते हैं हम्म। तो एक अंजुमन से 3000 आया, हम्म। 200 अंजुमन से 6 लाख आ चलिए। गया। हम लोग वो 30 रुपया में से सिर्फ अपने पास 20 रुपया रखेंगे, हम्म। 10 रुपया हम लोग वहीं के अंजुमन के पास जमा कर देंगे हम्म। कि 10 रुपया ये आप लोग अपने पास एक इमरजेंसी फंड के रूप में आप रखिए। हम्म। जब वो पैसा मेरे पास जब आएगा, मान के चलिए कि अगर मेरे पास 4 लाख रुपया हर महीना आता है, हम्म। तो 4 लाख, चूंकि अभी हम लोग तो पहले प्लांटेशन का काम करेंगे, हम्म। जब ये 4 महीने में हमारा 4-4 लाख करके जमा होता चला गया, हम्म। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हर एक गांव में, मैंने आपको बताया कि हर एक गांव में हमको एक लाइब्रेरी का सेटअप करना है जहां हमारे युवा, हमारे बच्चे जाके वहां पढ़ शिक्षक सके शिक्षक। और नशा से वो बच सके। हम्म। क्योंकि देखिए, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब वहां जब चीजों की फैसिलिटी मिलेगी, जब डिजिटल क्लासरूम होगा, जब इंटरनेट की सुविधा होगी, तो हमारे बच्चे बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। डिस्कवर भी कर सकेंगे। हम्म। उन पैसों से हम लोग हर महीने हम्म। हर एक अंजुमन का टारगेट करेंगे, जो सबसे ज्यादा जहां बच्चे पढ़ने वाले सबसे पहले वहां से शुरुआत करेंगे, हम्म। और अंत में जहां सबसे कम पढ़ने वाले बच्चे, हम लोग उसी पैसे से वहां तक पहुंचेंगे। क्योंकि 4 लाख हमारे पास आएगा, हर महीना हम लोग 2-2 लाख रुपया एक एक अंजुमन में लगाते चले गए, और 2 लाख रुपया हम लोग के पास बच भी रहा है। 2-2 लाख हम लोग लगा रहे हैं, हर महीना 2-2 लाख रुपया लगाएंगे, और 1 साल के बाद हम्म। यदि अंजुमन के लोगों का सहयोग रहा हम्म। तो ये जो 2-2 लाख रुपए जो हम लोग बचाते चले जा रहे हैं, साथ ही साथ चूंकि हमारे हर गांव में शादियां होती है, हम्म। अंजुमन का एक नेगी बाबी का पैसा लेते हैं हम्म। हम लोग। हर गांव में अप्रोक्स अगर आप जोड़ के देखें तो 10 शादियां जरूर होती है। आराम से। हाँ। अगर वो लोग नेगी बाबी में हम लोग बोलेंगे सिर्फ 500 रुपया आप बढ़ाइए, अगर वो 500 बढ़ाएंगे, अगर एक गांव से 10 शादी होती है तो 5000 आएगा। 5000 रुपया आया। अगर 200 अंजुमन में ही अगर 10-10 शादियां हुई तो 10 लाख रुपया आया। हम्म। हमारे पास जो हर महीना 2-2 लाख रुपया जो बचेगा, और वहां से जो साल में 10 लाख रुपया आएगा, हम्म। तो 10 लाख और 12 लाख, हम्म। 24 लाख हो, 22 लाख हो गया। मान के चलिए कि 12 ही लाख हमारे पास बचा, कुछ एक्सेट्रा में खर्च हो गया, हाँ। तो 12 लाख और 10 लाख 22 लाख हो गया। उसके बाद इसी 10 प्रखंड में हम लोग देखिए, चूंकि शिक्षा के लिए क्या है कि 10th तक हमारे बच्चे फ्री में पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट में भी पढ़ लेते हैं, लेकिन परेशानियां आती है टेक्निकल स्टडीज करने के लिए। तो वो जो पैसा बचेगा, फिर हम लोग के पास हर साल जब ये पैसा बचेगा, तो इस 10 प्रखंड में हम लोग को जहां पर भी एक अच्छी जमीन उपलब्ध हो जाएगी, जहां हमारे कौम के मिल्लत के लोग अगर कहीं जमीन उपलब्ध कराएंगे, तो हम लोग वहां पर या तो इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे, या मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, या टेक्निकल स्टडीज के लिए कुछ खोलेंगे, या नर्सिंग कॉलेज खोलें, ताकि हमारे बच्चे फिर 12th के बाद फिर वहां अपनी आराम से वहां अपनी पढ़ाई लिखाई कर सके। और अगर यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा तो वो कहीं गल्फ कंट्रीज में जाके, कहीं अब्रॉड जाकर के वो लोग अपना काम कर सकेंगे। दूसरा चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी झारखंड में मुसलमानों के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि हमारे साथ मॉब लिंच कर दिया जा रहा है, हमारे लोगों को मार दिया जा रहा है, और लोग न्याय की बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लोगों को मुआवजे पर चिंता रहती है। अरे भाई, ये जो
10-10 रुपया जो हर अंजुमन में जो जमा होगा, कल के डेट में अगर मान लीजिए हमारे 200 अंजुमन है, अगर हमारा किसी भाई को अगर किसी ने मार दिया, तो हम लोग उसको अगर 2-2 हजार भी अगर सब अंजुमन से दे देंगे तो उसके पास 4 लाख रुपया हो जाएगा। आर्थिक सहायता अब हम लोग कभी भी अगर कोई भी हमारे साथी को अगर कोई मॉब लिंच करके मारता, तो हम लोग मुआवजे की बात नहीं करेंगे, हम लोग को अब न्याय चाहिए। अब हम लोग न्याय की बात करेंगे। न्याय की बात करेंगे इन द सेंस कि अब जो जिसने उसको मारा आप उसको जेल में भेजिए, उसका जगह सिर्फ जेल होना चाहिए। और यदि मान लीजिए कल खुदा न खास्ता किसी प्रकार का कोई दुर्घटना होता है, तो सारे लोग पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोगों के अंजुमन में किसी प्रकार का कोई इमरजेंसी फंड नहीं है। तो ये जो 10-10 रुपए जो वहां पे जमा होगा, वो एक इमरजेंसी फंड के रूप में भी है कि अगर मान लीजिए हमारे किसी साथी के साथ किसी स्थान पर कोई घटना हो जाती है, तो यदि सबों को एक मैसेज चला जाए कि भाई आप सभी लोगों को पहुंचना है, तो इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल करके लोग वहां से पहुंच सकते हैं। और अगर 200 अंजुमन से अगर सिर्फ 10-10 लोग ही आएंगे, तो 2000 लोग सफिशियंट है उस मामले को निपटने के लिए। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, हर समाज में कुछ ना कुछ कुरीतियां होती हैं। जैसे इस्लाम में कहा गया है कि देन लेन, जो शादी ब्याह में देन लेन का रिवाज चला, ये तो सरासर नाजायज है। उसके बाद कुछ युवा जो है देखते हैं कि भाई नशा उशा से जुड़ गए हैं, जिनको शिक्षा से जुड़ना चाहिए, रोजगार से जुड़ना चाहिए था, वो नशे के लत में है। तो देन लेन जो शादी में चलता है, दहेज वगैरह जो है, या शादी में अगर कोई पैसे वाले लोग हैं फिजूल खर्ची करते हैं, शो ऑफ करते हैं, तो भाई गरीब आदमी उस चीज को, तो गरीब आदमी के लिए तो बेटी एक अभिशाप के तौर पे हो जाएगी ना। उसको तो वो समाज फिर जो है कि कहेगा कि उस लेवल पे वो नहीं कर पाया। ये तो कंपटीशन वाला चीज है, जबकि इस्लाम इस चीज के लिए मना भी करता है। तो इस पे आपका क्या है? ये सब कुरीति जो है, ये सब को आप कैसे चेंज कीजिएगा? देखिए, कुरीतियों को हटाने के लिए आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि शादियां बिल्कुल सिंपल तरीके से होनी चाहिए। इस्लाम इजाजत भी तो यही देता है, सिंपल तरीके से हो। साथ ही साथ ये जो दहेज जो लेन देन है, हम लोग इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। और हम लोग की ये पूरी कोशिश रहेगी कि इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाए, ताकि बेटियां जो हमारी, भाई बेटियां नेमत है, और ये दहेज के चक्कर में बेटियां आजकल बाप पर बोझ की तरह दिखती हैं। तो वैसा हम लोग नहीं होने देंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस पर हम लोग सख्ती से काम करें, और सख्ती से दहेज प्रथा को हम लोग बंद करेंगे। शादियों को आसान बनाएंगे, शादियों को सिंपल करेंगे। जो युवा लड़के हैं उनके बारे में बताइए आप। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि आज जब युवा बेरोजगार है, आज जब युवा पढ़ नहीं पा रहा है, जब आपके पास रोजगार नहीं रहेगा, जब आपके पास शिक्षा नहीं रहेगा, तो आप क्या करेंगे? तो इसीलिए आज जो हम लोग जो जगह जगह पर जो लोगों को जब रोजगार से जोड़ देंगे, जगह जगह जब लोगों के लिए लाइब्रेरी खोलेंगे, जब वहां पर हमारे बच्चे बैठ के पढ़ेंगे, डिजिटल क्लास में पढ़ेंगे, और जो युवा बेरोजगार है, कहीं कहीं हम लोग को लाइफ टीचर्स की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जहाँ बड़े बड़े जगह पर तो हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग लोगों को जब स्वरोजगार से जोड़ देंगे, और नशा अभी के डेट में बिल्कुल आम हो गया है, और हम लोग इस पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगाने का कोशिश करेंगे, ताकि हमारा जो युवा पीढ़ी है वो बर्बाद नहीं हो। आज हमको पीछे जाने में सबसे बड़ा ये रोल आ रहा है, जो हम लोग जो पीछे जा रहे हैं, इसके लिए ये सबसे बड़ा कारण है। ये दो चीज तो बहुत बड़ी कुरीति है, एक नशा, एक दहेज प्रथा, जो कि है भी नहीं, लेकिन इसको जबरदस्ती जो है ले करके ढोया जा रहा है। मेरा ये कहने का मतलब है कि आप इन सब चीजों लोग आसानी से नहीं समझते। अरे भाई, अगर मेरी बेटी है तो आपकी भी बेटी है, मेरा बेटा है तो आपका भी बेटा है। अगर आज आप ये लेन देन करेंगे, जो फिजूल खर्ची, देखिए जैसे हम लोग दिखावे की जो जिंदगी जी रहे हैं ना, इसमें हम लोग कर्ज में चले जा रहे हैं। और आप अभी देख रहे होंगे कि हर गांव में आप देखते होंगे कि लोन बांटने वाले लोग पहुंच जाते हैं। हमारी महिलाएं जो है वो उस लोन का एक हिस्सा बन जा रही है। वीकली है, उसको पेमेंट भी कुछ किया 24% का उनके ऊपर ब्याज है। अच्छा। हम अपनी महिलाओं को पहले उनसे मुक्त करेंगे। जब उनको हम लोग स्वरोजगार से जोड़ेंगे, तो वो स्वतः लोन वगैरह का चीजों से वो लोग बचने का काम करेंगे। और जब चीजों को हम लोग आसान बनाएंगे, दिखावा कम करने की बात करेंगे, और कोशिश करेंगे कि सारी चीजें जो है एक बेहतर तरीके से हो। चलिए, विजन आपका अच्छा है। हम आशा करते हैं कि आप चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कीजिए, और अपने कौम के रहबर के रूप में जो है कि आगे आइए और उनका भला कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।